नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नया सत्र शुरू होगा, क्या नए प्रयोग सरकार करने जा रही है स्कूली शिक्षा में? देखिए, NEP 2020 पर देश में काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने काफ़ी कुछ उसमें काम प्रारंभ कर दिया है और इसलिए नए सत्र से हम जो हमारी बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको हमने लागू करने जा रहे हैं। उस के मान से किताबें बनना, खेल खेल में शिक्षा देने का पूरा ड्राफ्ट बनना, ये सब मध्य प्रदेश में चल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में हमको मध्य प्रदेश को 6 हमारी जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको भी बच्चों को पढ़ाने का हम करने जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी मातृभाषा के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा उसके आधार पर होना, उसमें मध्य प्रदेश में काफ़ी काम प्रारंभ कर दिया है। हमने पिछले सत्र में भी कुछ परिवर्तन किए थे, कुछ इस सत्र में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, कुछ अगले सत्र में परिवर्तन होने वाले हैं। परीक्षा का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। उसमें हमने पेपर की पद्धति को बदला है जो इसी साल से लागू कर दी गई है। आने वाले समय में जो शिक्षा में अदर एक्टिविटीज़ है, NCC है, खेल है, हम उनको भी वेटेज दे करके, जो खेल के क्षेत्र में अच्छा है, कोई आर्ट के क्षेत्र में अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई संगीत में अच्छा है, उन बच्चों को भी एक प्रकार से उनका मूल्यांकन होना चाहिए। और जैसा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि वर्ष भर की स्कूल की जो अदर एक्टिविटीज़ है बच्चों का, उसका एक बैंक जैसा बन जाए और जब उसका परीक्षा परिणाम हम घोषित करें तो उस समय उसको एक प्रकार से उसका लाभ मिल जाए। यानी बच्चे ये नहीं सोचे कि मैं खेल में अच्छा हूँ लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। उनको दोनों चीज़ों का आकलन करना, उसको हमने समग्र मूल्यांकन के आधार पर काम प्रारंभ किया है और एक बड़ा होगा। अगले साल से हम ये भी बड़ा काम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं कि अभी तक हमारे स्कूलों में शिक्षक है लेकिन पहुँचते नहीं थे, विद्यार्थी का पंजीयन है लेकिन पहुँचते नहीं थे। इसलिए शिक्षकों की उपस्थिति भी और हम बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन तय करने जाएंगे ताकि हमारे स्कूलों में बच्चे समय पर पहुंच सके और वहाँ जो शिक्षक पदस्थ है वो भी अपनी शाला में समय पर शिक्षकों की मॉनिटरिंग होगी, मतलब शिक्षकों की मॉनिटरिंग का सिस्टम भी यहीं से हम डेवलप कर रहे हैं। वो जहाँ रहेगा वो हमारे सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा। अभी भी हमने इस साल थोड़ा प्रयोग किया है, 60% हमारा आकलन आज हो रहा है, लेकिन कुछ हमारा सिस्टम अभी पूरा डेवलप करने में टाइम लग रहा है, तो उस पर काम लगातार चल रहा है। अगले सत्र तक हम पूरा काम पूरा करके शिक्षकों पे मॉनिटरिंग होगी और हमारे विद्यार्थी की भी ऑनलाइन उपस्थिति हो जाएगी। कंट्रोल रूम बनेगा उसके लिए, मॉनिटरिंग उसके लिए यहाँ पूरा बनेगा। इसके लिए पूरा मध्य प्रदेश में एक सेंटर बन रहा है, विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से। गुजरात में बन चुका है, मध्य प्रदेश में उस पर काम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा सारा सिस्टम बनेगा। और उसके आधार पर हम, जैसे हमने पिछले साल 5वीं परीक्षा सरकारी स्कूलों की ली थी, इस साल हम 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड से सभी की कर रहे हैं। एक गुणवत्ता पर भी शिक्षा ध्यान देना। आने वाले समय में जो अगला सत्र होगा उस सत्र में एक व्यवस्थित पूरा बाल वाटिका का स्वरूप जो CM राइज योजना के जो विद्यालय हमने प्रारंभ किए उनमें पूरा 100% लागू करेंगे। धीरे धीरे करते करते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हम इस सारे परिवर्तन को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक बदलाव होगा और नए अच्छी अधोसंरचना के साथ में हमारे स्कूल स्थापित होंगे। अभी तक पानी चूरा है, खेल का मैदान नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, केवल हमने स्कूल प्रारंभ कर दिया है, बहुत बड़ी संख्या में स्कूल हो गए हैं। इसलिए हमारे जो CM राइज योजना के जो स्कूल है, जो कुछ स्कूल इसी साल हमने जितनी कैपेसिटी में दे सकते हैं उतना इसी साल प्रारंभ कर दिया, लेकिन अगले सत्र से हम और उन स्कूलों में कैपेसिटी बढ़ाने का काम क्योंकि प्रारंभ हो गया, कुछ जगह की बिल्डिंग भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, हम उनमें एक अच्छी व्यवस्था देते हुए और उन स्कूलों को हम इस रूप में स्थापित करेंगे क्योंकि वहाँ सभी विषय के शिक्षक होंगे। कितना CM राइज स्कूल की आपने बात की, कितनी संख्या में CM राइज स्कूल लगभग बनेंगे और क्या ये जो प्राइवेट स्कूल्स है उनको टक्कर दे पाएंगे? अभी हमने गत सत्र में 370 CM राइज स्कूल, जिसमें ट्राइबल के भी और शिक्षा विभाग के भी, इस वर्ष हम चाह रहे हैं कि 100 से अधिक स्कूल इस साल हम उनको फिर से करें, लेकिन टोटल मिला करके हम 9200 स्कूलों का चयन इसी साल कर देंगे और उनको फोकस करते जाएंगे।
उसके पीछे हमारे दो भावना है कि एक स्कूल में पर्याप्त संसाधन है, एक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक है, सभी विषय को शिक्षक है, लेकिन पास के स्कूल में कोई कमी है तो वहाँ हम साधन शेयरिंग भी करेंगे, संसाधन शेयरिंग भी करेंगे और नॉलेज शेयरिंग भी करेंगे, ताकि वहाँ के बच्चों को ये बहुत अच्छा 10-15 किलोमीटर के बीच में जो स्कूल रहेगा, ये स्कूल उन जो छोटे स्थान के जहाँ कम सुविधा है वहाँ के बच्चे भी इसको लाभ ले सकेंगे। जैसे सीएम राइज में लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, वहाँ के बच्चे यहाँ आकर पढ़ सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का वहाँ लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि करना है कि उनको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इसमें 8 विषय के प्रैक्टिकल होने वाले। अभी तक यदि हम प्रयोगशाला की बात करते थे तो केवल सोचते थे लैब होगी कितनी, 2-3 विषय की, 4 विषय की अधिकतम, लेकिन इसमें हमने सभी विषयों की लैब बनाने का निर्णय किया है। तो जहाँ छोटे स्थान के स्कूल है वो स्कूल भी यहाँ पर लाभ ले सकेंगे। लेकिन बड़ा और विषय है कि हम इसमें जो कौशल है, यानी जिसको हम व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6ठी क्लास से ही प्रवेश कराए। अब 6ठी क्लास से कराए यानी 6 से 8 तक हमारे बच्चे के सामने कुछ परिचयात्मक होगा कि बच्चों के रुझान क्या, रुचि क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा हमारे पास देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के एक कल्पना के अनुसार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको सम्मिलित किया गया है। तो 6 से 8 साल तक के बच्चे को जैसे उसका हुनर समझना है तो किसी के सामने पेंटिंग का सामान रख दिया तो उसकी रुचि मालूम पड़ेगी। किसी के सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खोल के पटक दिया तो बच्चा कहाँ भागेगा, किसी के पास मोबाइल पटक दिया तो मोबाइल पर फिर दूसरे तीसरे दिन 4-5 दिन बाद बच्चे की रुचि समझ में आ जाती है। बच्चों के साथ एक प्रकार से एक रूप हो जाए कि बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने वाले शिक्षक बन जाए। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य है कि जहाँ पर हमने हमारे शिक्षकों के लिए उनका प्रशिक्षण नीति जारी कर दी है। 50 घंटे तक हमारे शिक्षकों को साल में प्रशिक्षण लेना है, ताकि जो नया चीज़ आएगी उसको स्वीकार करते हुए बच्चों तक पहुंचाने का काम वो कर सकें। एक नया प्रयोग हो रहा है मध्य प्रदेश में कि प्राइवेट स्कूलों के जो एक्सपर्ट टीचर्स है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूलों के टीचर्स प्राइवेट में जाएंगे। क्या थॉट है इसके पीछे? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वैसे सरकार का भी सोचना है, हमारा भी ये सोचना है। मोदी जी हर बार कहते ही हैं कि ये जो देश संसाधन है ये किसी के संसाधन, ये समाज के हैं, समाज की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा कोई ITI चल रहा है और ITI के पास में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो हमारे बच्चे ITI के कैंपस में जा कर के वहाँ क्या क्या चलता है, वहाँ कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्या, सीख सकते हैं। वहाँ के अनुभवी यदि शिक्षक है तो वो हमारे बच्चों को कुछ दे सकते हैं क्या। कॉलेज के पास बहुत अच्छी लैब है, हायर सेकेंडरी स्कूलों में ठीक नहीं है, प्राइवेट के पास किसी के पास कम है, तो हम उसका संसाधन शेयरिंग कर सकते हैं। साथ में यदि हमको लगता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे प्रयोग किए तो उसको भी हमारे बच्चे वहाँ जाना, हमारे शिक्षक वहाँ जाना, उसको समझ करके अपन और क्या अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार की सहायता और एक प्रकार का समन्वय। क्योंकि अभी क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल वाले सोचते हैं कि हम अलग हैं, सरकारी सोचते हैं हम अलग हैं। कुल मिला के शिक्षा का उद्देश्य समग्र है, एक जैसा है कि हम एक व्यक्ति के जीवन का समग्र विकास करेंगे, एक छात्र के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हो या सरकारी व्यवस्था में काम करने वाले हो। इसलिए हमेशा जो नॉलेज शेयरिंग का काम है वो भी होना चाहिए और जो साधन है उनका भी आदान प्रदान करने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हम आगे आकर के शिक्षा विभाग इस प्रयोग को करने वाला है। नई शिक्षा नीति में 1 से 8वीं तक मुगलों का इतिहास बदला जा रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें बदली जा रही है जो गलत प्रचारित या प्रचारित की गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति अपना इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं है। एक विदेशी आक्रांता, कोई आक्रमणकारी जिस इस धरती पर लूटने आया था, उसको महान बता करके उसको जिस प्रकार से उसके गुणगान गाया गया है, भारत के लोगों में उसके कारण से हीनता की भावना आती है। और मैं समझता हूँ कि हम ईसा से 550 साल पहले जब भारत के इतिहास को देखते हैं तो ईरान से सबसे पहला लुटेरा आया हकमनी करके, उसके बाद उसका बेटा आया, तीसरा लुटेरा आया यूनान से। यूनान से आने वाला लुटेरा को भारत के इतिहासकारों ने जिस प्रकार से महिमा मंडित किया है, विश्व विजेता सिकंदर, जो जीता हो सिकंदर, सिकंदर महान, दुनिया को लूटा था सिकंदर ने, लेकिन भारत को सिकंदर नहीं जीत पाया था। भारत की धरती पर वो पराजित हुआ था और अंत में जब
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका मुकाबला होने वाला था, तब तो उसकी सेना में विद्रोह हो गया था। बाद में उसका सेनापति सेल्यूकस आया, चंद्रगुप्त से लड़ने के लिए आया। चंद्रगुप्त से इस कदर भागा था यहाँ से पराजित होकर के कि आखिरी में उसने संधि करनी पड़ी और अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम हेलेना था, उससे करके और धरती पर से भगा था। ऐसा शौर्य का इतिहास भारत का रहा। उन महापुरुषों का जीवन चरित्र, जिनका श्रेष्ठ चरित्र है। हमारे भारत की मान्यताओं पर फिर से रिसर्च हो, शोध हो, और लगता है कि वैज्ञानिक आधार पर ये सारी समाज की रचना हुई थी। उनको समाज के आने वाली पीढ़ी को बताने की ज़रूरत है। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो लोगों को अर्थतंत्र से जोड़ती थी, उनका आर्थिक उसका लोगों के लिए महत्व था। उन व्यवस्थाओं पर उस प्रकार का अध्ययन होना चाहिए, और उन प्रयोगों को जो भारतीय समाज में, जिस समाज को लोगों ने गाली बकी है कि अज्ञानी लोग हैं, निरक्षर है, सपेरे हैं, उन लोगों की परंपराएं भी वैज्ञानिक आधार पर थी, हमारे समाज के लिए उपयोगी थी। देखो, एक गाली का उदाहरण देके अपनी बात आप आगे करेंगे। भारत के समाज के बारे में अंग्रेजों के कालखंड में कह दिया कि सपेरे, भारत के लोग सपेरे। आज़ादी के बाद भी उसी इतिहास को, उसी बात को पढ़ाने का काम कर दिया, सपेरों का देश, सपेरों का देश। अब सोचिए, हिंदुस्तान के बेटे ने सिंह के दांत गिने हैं। ये भारत का सामर्थ्य था, शौर्य था। हिंदुस्तान के लोगों ने सर्प को भी बीन पर नचाया है। ये हमारी कला थी, हमारा हुनर था। उस हुनर को लोगों ने सपेरों का देश कह करके, यानी पिछड़ों का देश कह करके, कम उन्नति वाला देश कह करके, कम उन्नति करने वाला समाज कह करके गाली बकने का काम किया। वास्तव में हमारी कला थी, और उस कला विश्व में विख्यात थी। इस प्रकार की हमारा कला के आधार पर भी देश की बात चर्चा करेंगे तो विभिन्न क्षेत्र में भारतीय समाज की सदियों से इस प्रकार की कला थी। जो हमारा हुनर था उसको पिछड़ा किया गया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब उज्जैन की धरती पर सांदीपनि आश्रम में अध्ययन करने गए तो 64 कलाओं का उसमें वर्णन मिलता है। वो 64 कलाएं कौन कौन की होगी? यही हम रोज आज कौशल आधारित शिक्षा की बात करते हैं, यही सारे हिस्से हैं। उसमें कुछ बातें मानवीय दृष्टिकोण स्वरूप बदलता जा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण की है कि भाई, यदि मनुष्य है, जन्म लिया है और किसी पे संकट आ गया, और मुझे लगता है कि मुझे परीक्षा देने पहले जाना है, लेकिन कोई बीच में तड़प रहा है, तो मानवीय संवेदना भरने के लिए लोगों ने उस शिक्षा में एक उदाहरण दिया था कि पहले वहाँ नहीं जाओगे, पहले व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षा बाद में भी हो जाएगी, परीक्षा बार बार हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए पहले हमको दाव पे लगाना चाहिए। ये समाज की संवेदनाएं हैं। ये संवेदनाएं उस समय की 64 कलाओं में समाहित की गई थी। आज भी शिक्षा में जब हम बात करेंगे तो हम सोचते, देखिए कोरोना काल का जब हम चर्चा करते हैं, कई डॉक्टर ऐसे थे, जो, मैं किसी डॉक्टरों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे थे जो अपना कर्म छोड़ करके तीसरी मंजिल पे जाकर बैठ गए थे। और कई डॉक्टर ऐसे थे जो अपना जीवन को दाव पे लगा करके अस्पताल ही नहीं, जहाँ कोरोना के मरीजों के इकट्ठे रखे थे, कोविड सेंटर में रखे थे, अपनी जान जोखिम में डालते हुए उनको बचाने के लिए चले गए। और बचाने के कारण से गए तो कई उसमें अपने आप को बचा नहीं पाए और दुनिया से चले गए, लेकिन इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया क्योंकि उन्होंने दूसरे के लिए जान दिए। ये संवेदना शिक्षा से हम एक व्यक्ति में निर्माण कर सकते हैं, डॉक्टर में निर्माण कर सकते हैं, इंजीनियर में निर्माण कर सकते हैं, कृषक में निर्माण कर सकते हैं, व्यापारी में निर्माण कर सकते हैं। हर क्षेत्र के लोगों में ये संवेदना आना चाहिए समाज की। ये वास्तव में शिक्षा से एक मनुष्य निर्माण करने की प्रक्रिया है।